हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, कल आरआरबी एनटीपीसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ये प्रोसेस अपनाया जाएगा और उसमें लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन कुछ मॉडिफाइड किया गया है। तो ये शायद कंपेयर किए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2015 के वैकेंसी को लेकर के। वैसे मैं नॉर्मली बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जो नॉर्मलाइजेशन 2018 के ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ वगैरह में हुआ था, जेई वगैरह में हुआ था, वही नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी होगा। तो अगर जिसको मालूम हो पुराना नॉर्मलाइजेशन रूल, तो उन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ना करें। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन में कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ है। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि मतलब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। अब कुछ लोग के दिमाग में ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, एक्यूरेसी चेक होता है कि मेरा निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गया है तो क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स घट जाएगा, या मेरा निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है ही नहीं, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो फिर क्या होगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ जाएगा। तो ऐसा जो है फ्रेंड्स, ऐसा बैंकिंग करता है, बैंकिंग सेक्टर में ये रूल अपनाया जाता है, एक्यूरेसी चेक किया जाता है। जिसकी जितनी एक्यूरेसी रहेगी उसका उतना स्कोर बढ़ेगा। बट रेलवे के फील्ड में ऐसा अभी तक ना देखा गया है, ना ऐसा हुआ है, ना ही रेलवे में ना ही एसएससी में। यहाँ का नॉर्मलाइजेशन का रूल अलग ही होता है, यहाँ एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कई एग्जाम में क्या होता है, एक शिफ्ट के कई बंदे होते हैं जिनका सेम परसेंटेज में मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ मैटर नहीं करता है। और बैंकिंग वगैरह में क्या होता है, एक्यूरेसी मैटर करता है। अब मेन सवाल आपका आता है कि ये नॉर्मेशन होता कैसे है, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और फिर देख यार आंसर की मिला लिए, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना बनेगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए मैं वीडियो एक साल पहले ही दे चुका था। तो शायद आप लोग ना देखे हो, तो मैं अभी उस वीडियो को इंक्लूड कर दूंगा इसमें, जब एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा। तो अगर वो वीडियो समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे मेरे पास अभी टाइम नहीं, आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी में मैं आप लोग को चाहता हूँ कि ये वीडियो किस तरह प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि नॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले हम कल का नोटिस देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मेशन जैसे रिलेक्स सभी एग्जाम के लिए एक होता है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले तो जरूर देखे ही देखे। वैसे नोटिस जो है एनटीपीसी के लिए कल आया अभी। ठीक है, और ग्रुप डी में भी बिल्कुल यही सेम रहने वाला है। रेलवे की कोई परीक्षा हो सारा नॉमिनेशन प्रोसेस एक ही होता है। ठीक है, तो नोटिस देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नोटिस बिल्कुल ऑफिशियल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, कोरिगेंडम 3 टू द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 01/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs ऑन 28 फरवरी 2019। यानी इसका नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2019 को आया था। तो अब क्या है, रिवाइज नॉर्मेशन फॉर्म में रिवाइज लिखा गया है, बट रिवाइज कुछ नहीं हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो 2018 में हुआ था वही अभी भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, वाइड पैरा 14.1 ऑफ डिटेल CN 01/2019 अ फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड। द फार्मूला हैज़ बीन मॉडिफाइड एज मेंशन्ड बिलो एंड विल बी अडॉप्टेड फॉर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ जेथ कैंडिडेट इन आयत शिफ्ट कैप MI इज गिवन बाई। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ खास उसमें नहीं है। पता नहीं क्या लोग लिख रहे हैं मॉडिफाइड हुआ, बट मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। मैंने चेक किया, मिलाया कि जो इसमें डाले थे नोटिस में, अब वहाँ पता नहीं क्या डाले थे, मुझे नहीं मालूम है। बट पुराना जो मैं बताया था ग्रुप डी के लिए, ALP के लिए, सेम नॉमिनेशन प्रोसेस यहाँ भी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, कैप MIJ इज इक्वल टू MTZ बार माइनस MQZ बार अपॉन MTI बार माइनस MIQ बार। फिर इन ब्रैकेट क्या है, MIJ माइनस MIQ प्लस MQGM। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, जिसके थ्रू नॉर्मलाइज स्कोर आपको मिलते हैं। तो आप सोचेंगे अब ये सब हैं क्या, ऐसे ऐसे जो M करके हर जगह लिखे हुए हैं, तो इनका भी नीचे मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो कैप MIJ का मतलब क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन द IH शिफ्ट। यानी आपका फाइनली कितना मार्क्स है नॉर्मलाइज करने के बाद या नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो एक कैप MIJ है जो हमें फाइंड करना होता है। तो कैप MIJ इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन द IH शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या है, कैप MTZ। तो कैप MTZ इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड अप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो
ये कैप एमटीजी इसका मतलब क्या है, ये एवरेज मार्क्स होता है 0.1%, टॉप 0.1% कैंडिडेट्स का। कहाँ पे, सभी शिफ्ट से टॉप 0.1% कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स होता है क्या चीज़, कैप एमटीजी। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड अप, यानी कि राउंडेड कर दिया जाता है, राउंड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि ये अगर कहीं 9 है 10 मान लेते हैं, 99 है 100 मान लेते हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो राउंडेड ऑफ हो जाता है, यानी कि कैप एमटीजी जो है आप कह सकते हैं जिस जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ, मान लो 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो 40 शिफ्ट के 0.1% कैंडिडेट का जो है मार्क्स रहेगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बार एमटीजी। ठीक है, जो पहला है फॉर्मूला हमारा कैप एम आई जी, तो हमें फाइंड करना है, और पहला वैल्यू क्या है, बार एमटीजी, यानी कि टॉप 0.1% सभी शिफ्ट के कैंडिडेट के मार्क्स का जो है एवरेज, ठीक है, और राउंडेड ऑफ पे होगा वो। अब फिर नेक्स्ट क्या है, एम क्यू जी, आप देख रहे हैं फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, बार एम टी जी माइनस एम क्यू जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स। तो यहाँ आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ मीन लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है क्लास 8, 9, 10 का स्टैटिस्टिक्स भूल गए हों, जहाँ पे सब पढ़ाया जाता है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स क्या होते हैं कैंडिडेट्स के किसी जो एग्जामिनेशन में, चाहे कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट यानी सभी शिफ्ट को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ और नहीं, यहाँ पे जब आप मीन देख ले, इसका मतलब ये है कि आपको एवरेज फाइंड करना है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स का एक एवरेज निकालना है, यानी टोटल जितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए, जितने अप्लाई किए वो नहीं, जितने अपीयर्ड हुए हैं। मान लीजिए अप्लाई किए इसमें कितने 1.86 करोड़ शायद है, मुझे याद नहीं, भूल गया है, 1.89 करोड़ शायद है, सॉरी 1.26 है, जो भी क्या करना है आप इस पर मत कमेंट करने लगेगा, 1.26 शायद है, ठीक है। तो जितने लोग अप्लाई किए हैं उनको यहाँ नहीं काउंट किया जाएगा, जितने लोग यहाँ अपीयर होंगे यानी प्रेजेंट होंगे उनको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा जो एम क्यू जी होगा, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं कैप एम टी आई, यानी जो नीचे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ, कैप एम आई जे इज इक्वल टू बार एम टी जी माइनस एम क्यू जी अपॉन बार एम टी आई माइनस एम आई क्यू। तो सॉरी फ्रेंड्स, कैप टी आई नहीं, कैप एम टी आई नहीं है, बार एम टी आई, ठीक है। बार एम टी आई मतलब क्या है, बार का मतलब एवरेज होता है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड ऑफ। तो जो फर्स्ट शिफ्ट होता है, ठीक है, उसके क्या करते हैं, टॉप 0.1% का एवरेज निकाल लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट फ्रेंड्स, यानी कि जब एग्जाम स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट शिफ्ट का। तो कैप एम टी आई इज इक्वल टू इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट शिफ्ट, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड ऑफ, यहाँ भी राउंडेड ऑफ किए जाएंगे, 99 100 मान लिया जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात है ना, जब एग्जाम स्टार्ट होगा तब, ठीक है। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आगे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि पिछले बार कैसे कैसे किसका कितना स्कोर बढ़ा था, मैं खुद अपना बताऊँगा मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आगे देखते हैं एम आई क्यू। एम आई क्यू इज द सम मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ भी यही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है अब, एम आई क्यू का मतलब कि जो फर्स्ट शिफ्ट में है जितने कैंडिडेट है उनका हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनका मतलब यही होता है कि फर्स्ट में जितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ना कि जिनका एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है, जितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनका एवरेज जो होगा वो एम आई क्यू होगा। यानी कि आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला फॉर्मूला में है बार एम टी जी माइनस एम क्यू जी, ये कह रहा है कि टोटल शिफ्ट में जो बात हो रही है उनका मतलब डिटेल है, और जो नीचे है बार एम टी आई माइनस एम आई क्यू, ये केवल फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एम आई जे। तो एम आई जे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन द आईएथ शिफ्ट। तो एम आई जे का मतलब है कि कोई कैंडिडेट है किसी शिफ्ट में कितना मार्क्स पाया है एक्चुअल में, यानी रॉ मार्क्स वो कितना है, तो वो एम आई जे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या लिखा हुआ है, एम क्यू जी एम, ठीक है, एम क्यू, सॉरी फ्रेंड्स मैं फर्स्ट पढ़ दिया वहाँ पे, फर्स्ट नहीं होगा, आयत हर जगह होगा, इसके लिए सॉरी, मैं अभी ध्यान दिया, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, आई को फर्स्ट समझ लिया। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ये फर्स्ट नहीं है, ये आयत शिफ्ट है, यानी जिस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है सभी शिफ्ट की बात हो रही है, जो एम टी जी है बार एम टी जी माइनस एम क्यू जी, और नीचे जो है कैप बार एम टी आई माइनस एम आई क्यू, वो जिस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठा है
यानी जिस स्पेशल शिफ्ट जहाँ उसका एग्जाम और जिस शिफ्ट में उसकी बात हो रही है पर्टिकुलर शिफ्ट की, और किसी बात में फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, गलती से मैं बोल दिया हूँ। जहाँ जब फर्स्ट बोला हूँ आयत होगा, आयत मतलब जिस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठा है, ठीक है। तो एम आई क्यू क्या था, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आईएस शिफ्ट, यानी कि उस मतलब स्टैंडर्ड जो मतलब कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने कैंडिडेट बैठे हैं उन सभी के मार्क्स का क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। फिर एम आई जे क्या है, इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन द आई एस शिफ्ट, यानी किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में जो है जो कैंडिडेट बैठा है उसका एक्चुअल मार्क्स कितना है, वो एम आई जे है। अब क्या है फ्रेंड्स, एम जी क्यू एम, एम जी क्यू एम का मतलब क्या है, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल। तो ये एम क्यू जी एम का मतलब हो रहा है फ्रेंड्स, एम क्यू जी एम का मतलब ये है कि उस शिफ्ट का जो है मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा जिसका जो है ऑलरेडी एवरेज अधिक आ रहा है। जैसे कह रहा है ना, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल, ठीक है। एक मिनट फिर से समझ लेते हैं। एम क्यू जी एम इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन कंसीडर। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिस शिफ्ट में जो है एवरेज मार्क्स अधिक आया था सभी कैंडिडेट्स का, मान लीजिए 40 शिफ्ट हो रही, 40 में कोई ऐसा शिफ्ट होगा जिस शिफ्ट किसी एक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स अधिक हो गया, मान लीजिए 12वां शिफ्ट है जिसका एवरेज मार्क्स अधिक हो गया, सबसे अधिक हो गया पूरे 40 शिफ्ट में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उस शिफ्ट में जितने कैंडिडेट्स का मार्क्स आ रहा है एवरेज मार्क्स, ठीक है, निकालने के बाद उन सभी को क्या करना है, ऐड कर देना, सम ऑफ है, सम ऑफ मीन मार्क्स लिखा हुआ है। तो उन कैंडिडेट्स को जो मीन मार्क्स आएगा उनको, यानी कि जो एवरेज मार्क्स आएगा उन सभी को ऐड कर देना है, तो वो एम क्यू जी एम कहलाएगा, जो लास्ट में यहाँ प्लस करना है। और इसमें कैलकुलेशन में क्या होता है, मार्क्स जो होता है 5 डेसिमल प्लेस तक जाता है, कितने तक जाता है, 5 डेसिमल प्लेस तक जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने समझाने का भरसक प्रयास किया है, और अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके आगे क्या करना है, मैं आगे एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ जो मैं बहुत पहले बताया था, 1 साल पहले लगभग, ठीक है। तो वो वीडियो अटैच करता हूँ जिसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाया हूँ, जहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो क्योंकि वीडियो पुरानी है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप वो वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया है, बट उस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसको मैं आगे इसमें अटैच कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को जरूर आप देखें फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ से आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि मैं क्या बोल रहा था कि पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मैं ऐसा लकी इंसान था कि मैं जो भी एग्जाम दिया हमेशा मेरा एग्जाम के वो लास्ट में पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में फॉर्म अप्लाई किया था, मैं पहले बताया था, और इस बार शायद ऐसा हो जाए एनटीपीसी वगैरह में और ग्रुप डी में भी, ठीक है। तो मेरा मैं बता दूं मार्क्स कैसे कैसे बढ़ा था। मेरा मार्क्स जो है सबसे पहले क्या हुआ था, ALP CBT 1 हुआ था, उसमें मेरा 18 मार्क्स बढ़ा हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा ग्रुप डी CBT 1 हुआ, उसको केवल एक CBT होता ही है, तो ग्रुप डी में मेरा 20 मार्क्स बढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद ALP CBT 2 हुआ, तो उसमें मेरा 22 मार्क्स बढ़ा, यानी मेरा मार्क्स इंक्रीज करते गया। मैं अपने फ्रेंड सर्किल में काफ़ी फेमस हो गया कि मेरा ही मार्क्स केवल बढ़ रहा है, बाकी सबका कई लोग का माइनस भी हुआ था फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कई लोग का माइनस भी हुआ था जिनका एकदम स्टार्टिंग एग्जाम हुआ था। तो मैं काफ़ी खुश था कि मेरा मार्क्स कैसे ऐसे बढ़ रहा है, मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि एक में 18 बढ़ा, फिर दूसरे में 20 बढ़ा, तीसरे में 22 बढ़ा, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे होता नॉर्मलाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी ऐसा ही हो शायद कि जिसका एग्जाम लास्ट में हो उसका मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, और जिसका पहले हो उसका डिक्रीज भी हो सकता है। क्यों होता है, इसमें क्या होता है, उनको पढ़ने का मौका भी मिल जाता है, फिर भी कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और पेपर टफ बनाने का प्रयास किया जाता है, और जो लोग पढ़ लेते हैं तो उनका इंक्रीज होना ही होना है, क्योंकि जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो फिर बोर्ड भी जानेगा, मतलब रेलवे भी जानेगा कि ये तो पूरा पढ़ लेगा, टाइम है। तो इसलिए क्या होता है, लास्ट पेपर थोड़ा टफ कर दिया। टफ करने का मतलब है फिर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब एग्जाम्पल के साथ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कैसे होगा। देखिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन इन रेलवे एग्जाम्स। तो इसका फार्मूला वही रहेगा, दूसरे लैंग्वेज में कहे तो NM यानी नॉर्मलाइज मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 0.1% टॉपर माइनस एवरेज ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। तो ये दोनों बात हो रही है ऑल शिफ्ट के लिए, ठीक है, टोटल शिफ्ट जो होता है, अपॉन एवरेज ऑफ 0.1% टॉपर माइनस एवरेज ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। तो एक पर्टिकुलर शिफ्ट की बात हो रही है। फिर आगे ब्रैकेट में है रॉ मार्क्स यानी उस कैंडिडेट जिसकी हम बात करेंगे, माइनस एवरेज ऑफ योर शिफ्ट यानी उस पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना होगा।
प्लस एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट्स, एंड टोटल शिफ्ट का एवरेज क्या होगा वो प्लस करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिए हैं 0.1% टॉपर का एवरेज मार्क्स 80 है पूरे शिफ्ट के लिए, जितने शिफ्ट हुए एग्जाम्स में, ठीक है। और ऑल शिफ्ट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है, यानी पूरे शिफ्ट के टॉपर्स का एवरेज अगर बात करें तो कितना हो जा रहा है, वो 80 है। और सभी कैंडिडेट्स का एवरेज बात करें पूरे शिफ्ट के लिए क्या है, 50 है। फिर पर्टिकुलर शिफ्ट में आते हैं तो पर्टिकुलर शिफ्ट के 0.1% टॉपर का जो एवरेज 70 है और उसी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 40 है, ठीक है। अब पर्टिकुलर शिफ्ट जिस शिफ्ट में कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है तो उसके सारे कैंडिडेट्स का कितना है, एवरेज 40 है, और उस शिफ्ट के 0.1% का एवरेज कितना, 0.1% टॉपर का 70 है। अब मान लीजिए वो जो कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं वो 60 पा गया है, तो इसी फार्मूला पुटअप कर देंगे। तो एन एम इज इक्वल टू 80 माइनस 50 बटे 70 माइनस 40, फिर ब्रैकेट में क्या 60 माइनस 40 प्लस 50, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा 30 बटे 30 गुणे 20 प्लस 50, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 50 70। इन नॉर्मेशन के बाद क्या हो गया, कैंडिडेट्स का जो रामक 60 था अब नॉर्मेशन के बाद 70 में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स यही था नॉर्मेशन का फार्मूला। और हम आपको बता दें क्लियरली कि इसमें क्या होता है, निगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन निगेटिव होने पर केवल आपको जो निगेटिव मार्क्स घटता है वही घटता है, इससे नॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉर्मेशन का मतलब केवल होता है पेपर में जो होता है शिफ्ट कैसा था, मतलब उस शिफ्ट का लेवल कैसा था, हार्ड था कि इजी था, उस पर डिपेंड करता है, ना कि आप कितना क्वेश्चन निगेटिव करके आए हैं, कितना क्वेश्चन नहीं निगेटिव किया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।